नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, ठीक ठाक होना ही चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर को जो है लगभग आधा कंप्लीट कर लिया है। और इसके आगे से जो है जितना पिछले शायद हम लोगों ने दो एक्सरसाइज किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो उसके बाद से बच्चों एक्सरसाइज तीसरी जिस पे हमें जो है उनकी विधियाँ पढ़ना है बच्चों। तो पहली विधि जो हमको पढ़ना है, यानी कि उन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की जो विधियां हैं बच्चों, पहली विधि है हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो पहले इसको पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली टोटल 3 विधियों से जो है हमको पढ़ना है, उनका सॉल्यूशन निकालना। पहली है हमारी प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है जो है विलोपन विधि, और तीसरी है क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप जो है क्रमशः इनको तीनों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रमशः ही दी हुई है। पहले जो है हमारा प्रतिस्थापन है, फिर उसकी एक्सरसाइज दी हुई है, फिर जो है विलोपन है, फिर उसकी एक्सरसाइज है, उसके बाद जो है वज्र गुणन है, फिर उसकी एक्सरसाइज है। तो हम जो है पहले प्रतिस्थापन को ही पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो है विलोपन विधि पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो है वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो बच्चों थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, क्या है ये हमारा जो है प्रतिस्थापन विधि। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हमने मान लिया, सपोज कोई भी समीकरण हम ले लेते हैं। हमने मान लिया कोई समीकरण दिया हुआ है हमारा 3x - 4y = 6, और हमने मान लिया दूसरा समीकरण दिया है हमारा 2x - 2x + 8y = दे दिया है हमारा 20। बच्चों ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये दो इक्वेशन हमने मान लिया, सपोज ये दो कोई रैखिक समीकरण दिए हुए हैं। कैसे समीकरण दिए हैं बच्चों? रैखिक समीकरण दिए हुए। हमको कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे ये कह रहा है कि इनका जो है हल निकालिए, वो भी प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं प्रतिस्थापन विधि मतलब क्या है। इसका प्रतिस्थापन शब्द का मतलब क्या है? प्रति और स्थापन। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा प्रति और स्थापन। प्रति का मतलब एक किसी दूसरे की जगह पे, स्थापन मतलब स्थापित कर दें। किसी को भी किसी दूसरे की जगह पे जो है बच्चों आपको स्थापित कर दें, तो उसका मतलब हो जाता है प्रतिस्थापन। एक किसी की जगह पे जो है आप दूसरे को स्थापित कर दें, तो उसका जो है उसका मतलब हो जाएगा हमारा प्रतिस्थापन। तो एक्चुअली में इसका मतलब यही है कि किसी भी एक को जो है दूसरे की जगह पुट कर दें, किसी एक से। यहाँ से सपोज आप इस ऊपर वाले इक्वेशन से जो है x की वैल्यू निकालें और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, या ऊपर वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकालें और दूसरे वाले इक्वेशन में जो है पुट कर दें, या फिर नीचे वाले दूसरे वाले इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के कहीं भी पुट कर दें इसमें। यानी कि या तो x की निकाल के इसमें पुट कर दें, या तो y की निकाल के इसमें पुट कर दें, तो जो है दूसरे की अपोजिट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर x की निकाल के पुट करेंगे इस पर वैल्यू, x के स्थान पे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जो है हल निकालेंगे। तो ये विधि बच्चों हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि क्या करना है, हमको पहला इक्वेशन दिया हुआ है हमारा 3x। बच्चों क्या दिया हुआ है हमारा 3x - 4y = 6। अब हमको प्रतिस्थापन करना है इसमें। प्रतिस्थापन किसी भी एक का कर ले, सपोज हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें और उसको जो है इस पे रखते हैं, या फिर y की वैल्यू निकाल लें और उसको यहाँ पे पुट कर दें। किसी भी एक की वैल्यू निकाल लें। हमने मान लिया हम x की वैल्यू निकाल लें बच्चों यहाँ से। तो बच्चों हमने निकाला x की वैल्यू। जब 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y को टर्म उधर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 6 + 4y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये माइनस का 4y इधर गया बच्चों, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे हमारा 3x = क्या आ गया हमारा 6 + 4y। इतनी चीज़ क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमारा x का गुणांक इधर नीचे बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 6 + 4y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल आई। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको जो है हम किस पे, दूसरे वाले इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ये आपको याद रखना है, फर्स्ट पे ही नहीं पुट कर देना है, वरना कहानी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आपका इक्वेशन 0 हो जाएगा। अगर यहीं से आप x की वैल्यू निकाल के इस जगह पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको आप दूसरे पे पुट करना है, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो अगर इससे आप निकालेंगे x y की वैल्यू तो उसको पहले में पुट करेंगे, यानी दूसरे से निकालेंगे तो पहले में पुट करेंगे, और पहले से निकालेंगे तो जो है दूसरे में पुट करेंगे, मतलब रखेंगे बच्चों ये चीज़। तो हमने जो है पहला इक्वेशन लिया है, ये पहला इक्वेशन हमने लिया था। पहले इक्वेशन से जो है हमने x की वैल्यू निकाली, यानी x का मान निकाला, तो उसको हम किस पे रखेंगे बच्चों, दूसरे वाले इक्वेशन पे रखेंगे, ना कि पहले वाले इक्वेशन पे। तो आप देखेंगे इस पे हमने x की वैल्यू निकाल ली कितनी बच्चों, 6 + 4y डिवाइडेड बाई 3, यानी 6 + 4y/3। इसको पुट कर देंगे किससे, दूसरे इक्वेशन पे बच्चों। दूसरे इक्वेशन पे जब पुट करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है हमारा बच्चों, यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो। x का मान समीकरण 2 में
ये हमारा 2 ही है, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x + 8y = 20। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 और x की जगह क्या रख देंगे, 6 + 4y बटा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे जो हमारा दिया है उसको वैसे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे बच्चों, 8y = 20। तो जो दूसरा वाला समीकरण था हमारा, दूसरा वाला इक्वेशन था, वो क्या हो गया बच्चों हमारा, कुछ इस तरीके से का देखने लगा। जब हमने पहले वाले समीकरण से x का मान निकाला, उसको दूसरे वाले समीकरण में रख दिए, तो हमारा ये समीकरण कुछ ऐसा दिखने लगा। इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें केवल और केवल y के ही टर्म हैं, यानी कि y के ही पद हैं। जहाँ भी देखेंगे आपको y दिखेगा, x जो है गायब हो गया। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि x का प्रतिस्थापन हो गया। x की जगह पे हमने जो है y को प्रतिस्थापित कर दिया, y के रूप में जो है x का मान प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हमको केवल और केवल y ही टर्म दिख रहा है। तो अब हम इसमें से आसानी से जो है बच्चों y का मान निकाल सकते हैं। अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो देखिए इसको निकालते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे तो ये 2 कॉमन लेके इसको कट कर दीजिए यहाँ से, थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन जो है इसका। इस 2 का जो है अंदर गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको। जब आप यहाँ से 2 का कॉमन लेंगे बच्चों, ये 2 आप यहाँ से ऐसे कॉमन ले लेंगे, तो ये अंदर ये हमारा क्या है, इस टर्म में तो 2 का गुणा हुआ है, तो ये केवल यही टर्म बच जाएगा, 6 + 4y बटा 3। और इसमें से यहाँ पे बच्चों हमारा 8y है, तो ये कितना बचेगा, 4y, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिए। और बराबर कितना है बच्चों हमारा 20 सॉरी, इस 2 को जो है 20 से हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अब बच्चों ये हमारा क्या बच गया, इसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे क्या बन गया, ये 6 + 4y बटा 3 और प्लस का 4y, 6 + 4y बटा 3 और ये प्लस का 4y = बच्चों हमारा कितना है, 10। बराबर में कितना आ रहा है हमारा, 10। क्या हम यहाँ से जो है 3 एलसीएम ले सकते हैं? जब हम इस पे बच्चों 3 एलसीएम लेंगे यानी कि लासा, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 6 + 4y और प्लस का ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो बच्चों कितना हो जाएगा ये हमारा 12y = 10। इस 3 का बच्चों इस पर गुणा हो जाएगा जाके, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस 3 का इसमें गुणा होगा, इस 1 का इसमें गुणा होगा, तो ये हमारा इधर कितना हो जाएगा बच्चों 6, ये प्लस का 4y प्लस का 12y कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का हमारा 16y हो जाएगा। 6 + 16y = ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ये 6 उधर जाएगा, 30 में घट जाएगा जाके, तो 16y = कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 24, यानी कि 24। 30 में 6 घट गया 24, तो y = हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 24 बटा 16। इसको आप काट भी सकते हैं, 8 × 24 और 8 × 16, यानी कि बच्चों y की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 3 बटा 2। ऊपर 24 है ना हमारा, 3 बटा 2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। क्या किया हमने, कुछ भी ऐसा काम नहीं कि हमने तो सिर्फ पहले वाले इक्वेशन से जो है x का समीकरण निकाला, पहले वाले समीकरण से x का मान निकाला और उसको जो है बहुत ही आसानी से दूसरे वाले समीकरण में रख दिया। दूसरा वाला समीकरण ये था बच्चों हमारा, इस पर हमने जब x का मान रखा, ये x की जगह पे हमने जो है ये मान रख दिया, और इसको जब हम सॉल्व किए बच्चों तो ये हमारा y की वैल्यू 3 बटा 2 आ गई। अब ये y की वैल्यू 3 बटा 2 आ गई बच्चों, इसको आप इसमें जब रखेंगे दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे बच्चों, दूसरे वाले समीकरण में ही रखेंगे। y के मान जो हमारा दूसरे वाले समीकरण से निकल के आया है ना, तो इसको दूसरे वाले समीकरण में ही रख देंगे। y का मान जब इस पर रखेंगे बच्चों दूसरे वाले समीकरण पे, तो क्या दे देगा हमारा x का मान दे देंगे, नहीं देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समझने वाली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बच्चों जिसमें आपको दिक्कत हो। ये y का मान निकला है हमारा, इसको जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा किसकी वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू दे देगा, और हमको जो है x और y की दोनों वैल्यू जो है आसानी से पता चल जाएंगी। तो मैं ज़रा इसको साफ़ कर दे रहा हूँ बच्चों, इधर वाला ही साफ़ कर दे रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा y की वैल्यू आई है 3 बटा 2 आई है, इसको कैसे पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। y का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, इसका मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों 3 बटा 2, यानी तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 8 और y की जगह पे कितना रख देंगे बच्चों 3 बटा 2।
y की जगह पे कितना रख दिया हमने 3/2 और बराबर में क्या चल रहा है हमारा बच्चों 20 यानी कि 20। तो बच्चों ये हमारा 2 से जो है 8 कट रहा है कितनी बार 4 बार और 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो ये हमारा 2x + 12 = कितना हो जाएगा बच्चों 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 12 इधर हमारा प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसको जब इधर ले जाएंगे प्लस का 12 तो ये ऐसे माइनस का 12 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये 20 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 और इधर कितना चल रहा है 2x। ये 2x = 8, ये 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो बच्चों हमको इस इक्वेशन के सोल्यूशन मिल गए, इनके क्या मिल गए 4 = 3/2। अब बच्चों ये जो है इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो वैल्यू आई है बच्चों निकल के x और y के जो मान निकल के आए हैं बच्चों, ये जो है इसको क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों। मतलब कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इस हमने दूसरे पे जो है इसका मान रख के निकाला है तो ये केवल दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। हमको चेक करना होगा कि ये दोनों जो वैल्यू निकल के आई हैं क्या ये पहले इक्वेशन में ये पहले वाले समीकरण में रखने पर भी सेटिस्फाई करें, यानी कि संतुष्ट कर रही हैं या नहीं। संतुष्ट करने का मतलब ये कि अगर x y के मान रखेंगे इधर तो ये इधर जो हमारा 6 है बराबर में वैल्यू तो इधर भी हमारा 6 आना चाहिए। मतलब दोनों ही पक्ष आपस में बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बच्चों अगर बैलेंस्ड होंगे तो इसका मतलब हुआ कि संतुष्ट, यानी कि दोनों पक्ष की वैल्यू हमारी मान जो है बराबर आने चाहिए, मतलब कि कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि जो है हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है बच्चों। तो हमने ये समीकरण ये जो वैल्यू x और y के जो मान निकाले हैं तो समीकरण 2 से निकाले। समीकरण 1 से तो हमने x का मान निकाला था y के रूप में और उसको समीकरण 2 में रखा और जो वैल्यू आई समीकरण 2 से y की उसको फिर तुरंत समीकरण 2 में रख के x की वैल्यू निकाल ली है हम लोगों ने। तो x और y की वैल्यू हमने समीकरण 2 से निकाल लिए। अब हम चेक करेंगे कि ये x और y के मान जो हैं समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू आई है वो बच्चों गलत है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। तो बच्चों इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको ज़रा जब चेक करेंगे बच्चों हम समीकरण 1 में x का मान आया हमारा 4 और y का मान आया है कितना 3/2। x बराबर आया है 4 और y बराबर आया हमारा 3/2। इसको हम चेक करेंगे बच्चों। इसको जब चेक करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ये 3x - 4y = 6 है 6 है। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा ये 3x - 4y = 6 है। x की जगह कितना रख देंगे 4 और y की जगह कितना रख देंगे 3/2। तो हमने रख दिया x की जगह पे 4 रख दिया माइनस और y की जगह कितना रख देंगे 3/2, ये y की जगह पे रख दिए। ये हमारी x की वैल्यू रख दी, ये हमने y की वैल्यू रख दी, बराबर में कितना है बच्चों हमारा 6 चल रहा है। पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, इस समीकरण की बच्चों ये। तो इसमें से जब हमने x और y के मान रख दिए तो कुछ इस तरीके हो गए। ये बच्चों 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, 4 × 12 और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 3 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 6, बराबर में 6। 12 - 6 ये इधर भी 6 आया बच्चों और इधर भी 6, ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो है हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया। ये हमारे जो वैल्यू निकल के आई x और y के मान निकल के आए बिल्कुल सही है बच्चों, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ भी खास नहीं इसमें से जो है। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्या तीनों जो है तीनों विधियाँ बच्चों जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, तीनों ही बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो बच्चों ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यही है हमारी प्रतिस्थापन विधि बच्चों। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमारा थोड़ा और क्लियर होगा जो है कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 की। जो है इसमें ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनको कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से जो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वही विधि जो हमने अभी डिस्कस की है बच्चों बहुत अच्छे से, जिसके बारे में पढ़ा है। तो वही विधि से जो है इनको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नया नहीं है इसमें बच्चों, बहुत सिंपल सा तरीका है हमारा वही। ये दोनों, ये पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया हुआ है और दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्या करना है हमको इसमें, इसके जो है दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। रैखिक समीकरण पहला दिया हुआ हमारा x + y = 14 यानी कि 14 है और दूसरा x - y = 4। तो बच्चों इसमें से किसी में से भी पहले से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दें, या दूसरे से x या y की वैल्यू निकाल के पहले में रख दें और वह जो है निकाल लें सोल्यूशन। तो क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं।
तो सपोज इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने x की जो पहले वाले समीकरण से निकाली थी वैल्यू, पहले वाले समीकरण से हमने x का मान निकाला था y के पदों में और उसको दूसरे वाले समीकरण में रख दिया था। इसमें क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण से निकाल देते हैं x की वैल्यू और पहले वाले में रख देते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। चलिए कर देते हैं, वही करते हैं। आप पहले से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका दिल करे। आप एकदम फ्री हो, टेस्ट आज़ाद हो गया ना, तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी कर सकते हो। बस थोड़ा सा लिमिटेशन जो है आपको बरतनी है, कुछ दायरे हैं, बाकी यहाँ तो बिल्कुल छूट है। मैथ तो आपको पूरी तरह से छूट देता है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके सामने अगर चाय का खाली कप आ रहा है, आप मान लीजिए कि इसमें चाय है और उसको जो है मान लीजिए कि आपने चाय पी ली। तो बच्चों मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे बहुत कुछ मानना पड़ता है, आपको बहुत कुछ सपोज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इस पर कुछ भी करते हैं। पहले मतलब कोई भी समीकरण ले लेते हैं, पहला या दूसरा। तो बच्चों इसमें हम दूसरा समीकरण लेते हैं। इसमें से अगर x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, y प्लस 4। ये y उधर प्लस में चला जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की y प्लस 4। ये किसके पदों में हो गई, y के पदों में हो गई बच्चों। ये वैल्यू हमारी x की जो है y के पदों में आ गई, y प्लस 4। ये जो है हमने दूसरे समीकरण से निकाला है बच्चों, इस वाले समीकरण से निकाला है हमने, इस वाले दूसरे वाले समीकरण से निकाला है। अब इसको क्या करेंगे, पहले में पुट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, इस पर कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों कि आप दूसरे से निकाल के दूसरे पे रख देंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप अगर दूसरे से निकाल रहे हैं वैल्यू तो उसको पहले में रखेंगे, अगर आप पहले से निकाल रहे हैं तो उसको दूसरे में रखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ये इस टर्म वाली वैल्यू, इसके बाद जब ये हमारा x और y के मान कुछ भी आएंगे तो उसको उसी समीकरण में रखेंगे। जैसे इसको पहले में रख रहे हैं ना, तो अब सारी की सारी वैल्यू पहले से ही निकालेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 1 में। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो यहाँ x की जगह पे हम क्या रख देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, y प्लस 4। x का मान हमारा y प्लस 4 आया, इसको उठा के इस x की जगह पे रख देंगे समीकरण 1 में। क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है इसलिए इसको 1 में रखेंगे। अगर 1 से निकाले होते तो उसको 2 में रखते। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों। तो ये वैल्यू हमने समीकरण 2 से निकाली है, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों, ये वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, वो भी किसकी जगह पे, x की जगह पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह जब हम रख देंगे बच्चों y प्लस 4 प्लस ये y पहले से है और बराबर कितना है बच्चों हमारा 14। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा जो है व्हाट्सअप और फेसबुक कम करके थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं और यही आपका जो है बेस होता है, यही आपका मतलब तय करता है कि आप पढ़ाई में जो है मन लगाएं या नहीं। जो है आपके घर वाले रिश्तेदार जो है, पहला जो स्टेप होता है, कदम होता है ना बच्चों, इसी पे फोकस करते हैं 10th बोर्ड। तो बच्चों घर वालों की जो उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पे और ये समीकरण कुछ इस तरीके का बन गया। तो ये y प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2y हो जाएगा। और बराबर ये हमारा प्लस का 4 है, उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का 4 इधर, यहाँ से अगर हटाएंगे आप तो ये इधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा ऐसे। और 14 में से 4 घट जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यानी 2y बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों, 10। 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत है ही नहीं तो लगेगी क्यों आपको। तो बच्चों यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली 5। अब इस y की वैल्यू को फिर से समीकरण 1 में रखेंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से ही जो है हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं बच्चों। तो इस y की वैल्यू जब समीकरण 1 में फिर से रखेंगे, इस पे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 14 है, तो y की जगह पे हम कितना रख देंगे 5। तो x प्लस 5 बराबर 14 हो जाएगा, तो 5 उधर घट जाएगा जाके बच्चों, तो कितना बचेगा हमारा 9। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 9। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी y का मान, ये y का निकल गया, x का नहीं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, x प्लस 5 बराबर कितना बन जाएगा हमारा 14 है। x प्लस 5 बराबर 14 बन जाएगी, नहीं x तो है ही, y की जगह 5 रख दिए हमने, ये x है, y की जगह 5 रख दिए, बराबर के हमारा 14 है। तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये 5 उधर घट जाएगा, 14 में कितना हो जाएगा 9।
यानी कि जो मान निकल के आए हैं हमारे x और y के कितने निकल के आए, y का 5 और x का 9, यानी कि 9 और 5 जो है x और y के मान निकल के आए। तो बच्चों ये जो मान निकल के आए ये मान हमारे समीकरण 2 को भी संतुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। क्यों हमने अभी बताया पहले आपको कि अगर ये दोनों को समीकरण संतुष्ट नहीं करेंगे इसका मतलब कि कहीं पे जो है गलती हुई है। अगर सही है तो ये समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। x का मान 9 और y का मान 5 यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में बच्चों। तो में जब बच्चों की वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू जब 9 रख देंगे और y की वैल्यू कितनी रख देंगे 5, बराबर हमारा कितना चल रहा है 4, बराबर में हमारा कितना चल रहा है बच्चों 4 चल रहा है। 9 - 5 कितना हो गया हमारे साथ 4 बराबर 4। बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो है दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों मान x और y के जो है संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमने जो भी किया वो हमारा सार्थक वे में था, यानी कि हमारा सोल्यूशन जो है हल जो है बच्चों सही निकला। तो ये था ये इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। चलिए अब थोड़ा सा नज़र मारते हैं इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है बच्चों, सारा का सारा प्रोसेस हमारा सेम है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं है, कुछ भी लफड़े वाला काम नहीं है, सब एकदम आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा देखिए, क्योंकि ये बाटा में करके दे दिया है। तो अगर आपको इससे डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसी फॉर्म में बना सकते हैं, इसी फॉर्म। ये जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों, ये हमारा s पहला वाला दिया हुआ है s है और ये t है, इसको 5 में समझ आइएगा बच्चों। ये हमारा s - t बराबर 3 दिया हुआ है, दूसरा s/3 - t/2 = 6, ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं। तो बच्चों ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है ना हमारा, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से थोड़ा सा आपको परेशानी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सही बटन कर दिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करिए, इसमें ऐसे नंबर से गुणा कर दीजिए, ऐसी संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए कि इसका 3 भी कट जाए और इसका जो है 2 भी कट जाए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 3 और 2 का बच्चों 6। तो आप 6 से अगर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, 6 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो इसका 3 भी चला जाएगा बटा वाला, इसका 2 भी चला जाएगा बच्चों। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो ऊपर वाले इक्वेशन के फॉर्म में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आप कर देते हैं दोनों पक्षों में, क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में आप 6 से गुणा करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा s/3 - t/2। दोनों पक्षों में आप 6 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें से इस पहले वाले पद में 6 से गुणा होगा, माइनस इसमें भी 6 से गुणा होगा और बराबर जो 6 दिया हुआ है उसमें भी 6 से गुणा होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। जब आपने दोनों पक्षों में बच्चों 6 से गुणा कर दिया, ऐसे दोनों पक्षों में आपने 6 से गुणा कर दिया, तो ये 6 जो है जब अंदर जाएगा तो इसमें भी गुणा हो जाएगा हमारा और इसमें भी गुणा हो जाएगा, दोनों टर्म में। पहले वाले टर्म में भी गुणा होगा, दूसरे वाले टर्म में भी गुणा होगा और बराबर में जो पक्ष दिया हुआ है उसमें भी गुणा होगा। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं ये हमारा 3 दूनी 6 और ये 2 तिहाई 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2s और ये कितना आ जाएगा 3t, यानी कि बच्चों इक्वेशन बन जाएगा 2s - 3t = हमारा कितना हो गया 6×36। दूसरा वाला इक्वेशन हमारा बहुत ही सिंपल रूप में हमको मिल गया बच्चों। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये वही तो इक्वेशन है हमारा, क्या है 2s - 3t = 36। बच्चों इस इक्वेशन को हम ऐसे ना लिख के अब हम इसको जो है सीधे फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत की है हमने इसको सीधा करने के लिए। पहले हमारा टेढ़ा था, तो कोई भी चीज़ अगर टेढ़ी रहती है उसको सीधा करने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो उसका फ़ायदा भी उठा लें बच्चों। हमने इसको सीधा कर दिया, अब जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये बच्चों हमारा इक्वेशन जो है सिंपल फॉर्म में मिल गया। अब क्या करना है हमको, वही करना है, पुराना रवैया सारा अपनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा फिर से प्रतिस्थापन, मतलब एक की जगह किसी एक समीकरण से s या t की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में रखेंगे। अगर s से निकालेंगे तो t के पदों में आएगा, और t से निकालेंगे तो s के पदों में आएगा। अगर एक से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। बस यही हमको जो है लॉजिक अपनाना है। तो बच्चों ये पहला वाला हमारा इक्वेशन छोटा सा दिख रहा है, तो इसी को पहले ले लेते हैं। हमको बस यही देखना है, छोटी छोटी चीज़ें जो जिनको शुरुआत करने पर थोड़ी सी आसानी हो, हमको बस वही चीज़ हमको चुननी है। तो ये इक्वेशन हमको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हम इसी को ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, s - t = 3 दिया है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, t उधर जाएगा बच्चों, तो t प्लस का हो जाएगा t + 3।
क्या ये ऐसे हो जाएगा, s की वैल्यू t+3 के रूप में आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, समीकरण 1 से। इस समीकरण से हमने s की वैल्यू निकाल ली। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में s की जगह पे पुट कर देंगे। s का जो मान है उसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, s का मान कहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में s का मान रखने पर, s का मान रखने पर, s का मान रख देते हैं बच्चों। क्या है हमारा समीकरण 2 इंटू एस है, 2 इंटू एस, एस की जगह पे हम कितना रखेंगे, t+3, s की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, t+3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा t+3, और ये प्लस का, सॉरी माइनस का, और ये माइनस का 3t हमारा चल ही रहा है बच्चों, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई परेशानी नज़र आ रही है? नहीं आनी चाहिए बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी मतलब दिमाग का दही करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगर ये सब आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके लिए मैथ पढ़ना बहुत परेशानी का जो है सामना करने जैसा हो जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, या तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, या तो फिर आपका पढ़ने में जो है रुचि नहीं है, तो बच्चों ये बहुत ही आसान चीज़ है। तो यहाँ तक हमने जो है इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकालेंगे, टी का जो भी मान आएगा निकाल लेंगे। क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा जब 2 का अंदर गुणा करेंगे, अंदर क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ कहीं इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर 2 इसमें भी कॉमन मिलता तो इसमें 2 कॉमन लेके दोनों पक्ष में 2 काट देते तो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा है, हमारा जो है 2 को अंदर गुणा करना हमारी मजबूरी बन रही है। तो कर देते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा 2t प्लस ये 2 का अंदर गुणा होगा, ये t में हुआ तो 2t हो गया, और 3 में होता तो कितना हो जाएगा, 3 में गुणा होगा 6 हो जाएगा, 3 गुना 6 माइनस का 3t बराबर कितना है बच्चों 36, यानी कि 36। ये 2t प्लस का है और 3t बच्चों किसका है, माइनस का, तो कितना बचेगा, माइनस का t हो जाएगा इधर, और इधर ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 36 में 6 घट जाएगा। ये प्लस का 6 इधर है, इधर जाएगा बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा, तो 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 30, यानी माइनस टी बराबर 30 आया। तो इस टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 30। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है? नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों टी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, माइनस का 30। टी की वैल्यू हमने निकाली बच्चों माइनस का 30। अब इस टी की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे बच्चों, इस इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन में, क्योंकि उसी को लेके जो है निकाल रहे हैं बच्चों हम, सारी के सारे मान जो है दूसरे इक्वेशन में रख रहे हैं। पहले इक्वेशन से हम निकाल के सब वैल्यू हम जो है दूसरे पे रख रहे हैं, तो ये टी की वैल्यू दूसरे पे ही रखेंगे। टी का मान जब इस पे रखेंगे बच्चों तो हमारा किसका मान आ जाएगा, एस का मान पता चल जाएगा। हमको एस का मान पता चल जाएगा तो दोनों की दोनों वैल्यू हमारी निकल आएंगे। मैं बच्चों ज़रा इधर साफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर सोल्यूशन मिल जाए, वरना वहीं पर लिखेंगे तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको। तो इसको साफ कर दे रहे हैं। तो बच्चों हमने t की वैल्यू निकाली, अब t का मान समीकरण 2 में रखते हैं। t का मान समीकरण 2 में रखने पर t का मान हमारा कितना है बच्चों, माइनस के 30। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2s माइनस का 3 और t की जगह पे रख देते हैं। ये t की जगह पे क्या रख देते हैं, माइनस का 30। तो t की जगह पे हमने रख दिया माइनस का 30। क्या कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? और बराबर में हमारा 36 तो चल ही रहा है, ये तो हमारा चल ही रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा, इसको 25 मत समझ लीजिएगा आप, ये s है हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों, s है, इसको आप s समझिएगा। हो सकता है आप ये लिखा हो आप इसको 25 समझने लगे, ये 25 नहीं बच्चों, ये s है, 2s है, ये बात आपको याद रखनी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2s माइनस ये हमारा 30। बच्चों एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये तो पता ही होगा, माइनस और माइनस का जो गुणा होता है बच्चों प्लस होता है हमारा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। ये एक माइनस दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है एक माइनस, और दूसरा माइनस ये है। ये दोनों माइनस और माइनस आपस में गुणा हो गए, क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का, और 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, बराबर कितना हो गया बच्चों हमारा 36। क्या किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? ये हमारा 2s बराबर क्या हो जाएगा 90, उधर जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, और प्लस का 36। तो 2s बराबर माइनस के 90 में से बच्चों हमारा जब 36 चला जाएगा, ये हमारा 0 में 6 गया, कितना बचा 4, और ये यहाँ बचा हमारा 8, 8 में 3 गया, कितना हो गया बच्चों 5, और ये माइनस साइन हमारा चल ही रहा है। क्या किसी भी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक?
90 में से हमने 36 घटा दिया, लेकिन माइनस वाला जो है हमारा बड़ा है, 90 जो है माइनस का है, तो इसलिए जो साइन हमारा आएगा वो पहला वो माइनस वाला ही आएगा। यानी कि माइनस के 90 में जब 36 घटाया हमने तो कितना आ गया बच्चों 54। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 27 दूना होता है 54, तो ये हमारा s बराबर कितना आ गया बच्चों माइनस का 27। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? s की वैल्यू हमारी आ गई माइनस की 27, t की वैल्यू हमारी कितनी आई बच्चों माइनस की 30। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है s और t की, हम पता कर लेते हैं क्या ये मान सही हैं भी या फिर हमने जो मेहनत की वो व्यर्थ में चली गई हमारी। तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों मान को जो है हम पहले वाले इक्वेशन में रख के देख लेंगे। अगर पहला वाला इक्वेशन हमारा, पहला वाला समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारी मेहनत सार्थक हो गई बच्चों, यानी कि हमने जो भी मान निकाले वो हमारे सही है। चलिए पुट करके देख लेते हैं s और t का मान। ये s एंड t के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण हमारा क्या है s माइनस टी बराबर 3। यहीं पे पुट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। s माइनस टी, या फिर लिख देते हैं इक्वेशन यहाँ पे ऐसे, s माइनस टी बराबर कितना है बच्चों 3। तो s की वैल्यू हमने कितनी निकाली है माइनस का 27, तो हमने रख दिया माइनस का 27। माइनस t की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने माइनस का 30, t की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 30, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर से हमारी वही चीज़ आ गई बच्चों, ये तो माइनस का 27 है, यहाँ पे 2 बार माइनस आ गया, माइनस माइनस, और माइनस का गुणा कितना होता है बच्चों हमारा प्लस का प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 30 बराबर 3। अब बच्चों प्लस के 30 में जो है माइनस का 27 घट गया तो कितना बचेगा 3 और बराबर 3। बिल्कुल सही है, हमने जो भी मान निकाला बच्चों वो हमारा एकदम सही निकला। इसका मतलब हमारी मेहनत जो है सार्थक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट। हमने जो है इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है इसका सोल्यूशन निकाला है, ये तीसरा पार्ट है और वो चौथा पार्ट है। तो पहले इसको तीसरे को देखते हैं फिर चौथे को देखते हैं। फिर से वही काम करना है बच्चों, हमको कुछ भी नया नहीं करना है। ये दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, इनमें से फिर से हम सारा का सारा प्रोसेस जो है वही सेम, यानी कि सेम लॉजिक फिर से हमको अपनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक से जो है x की वैल्यू जो निकालेंगे, x का मान निकालेंगे किसके रूप में y के रूप में, और उसको दूसरे में रखेंगे। अगर पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो बच्चों कोई भी आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं, हमने पहले से जो है x का मान निकालना था, या बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको निकालना थोड़ा सा आसान हो उसको आप निकालिए। अगर इससे आप y का मान निकालेंगे x के रूप में तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आपको केवल y का कोई गुणांक नहीं है, तो आप y का मान पहले निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, y का मान निकालिए। आपको वही चीज़ अपनानी है जो जिसको करने में आसानी हो, ज़्यादा लेंदी वाला जो है प्रोसेस नहीं अपनाना है। तो आप यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि y का कोई गुणांक नहीं है। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका गुणांक बटा में जाएगा, फिर उसका जब मान रखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आप क्या करिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे? यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से y का मान जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3 है बच्चों। ऐसे है 3x माइनस वाई, तो ये हमारा, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये माइनस को y उधर चला जाए और 3 इधर ले आइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस का y। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यानी कि हमारा क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारा, ये y बराबर 3x माइनस का 3, ये ऐसे आ गया। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x के पदों में 3x माइनस 3 आ गई। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये y का मान जो है थोड़ा आसानी से निकला है। अगर आप यहीं से x की वैल्यू निकालते हैं y के पदों में वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये इसका गुणांक दिया हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है बच्चों, अगर आप यहाँ से x का मान निकालते हैं, देखिए मैं आपको वो भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाता है 3x बराबर कितना हो जाता है, y उधर जाएगा तो y प्लस 3 हो जाता, और फिर ये 3 हमारा इधर बटे में जाता ऐसे। तो ये x का मान हमारा कुछ ऐसे निकल के आता, तो ये रखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये मान जब आप बटा वाला रखेंगे तो इसमें इसको रखने में थोड़ी सी जो है आपको दिक्कत होगी। ये हमारा सीधा का सीधा आया, सीधा सीधा आ गया, तो इसको तो है आप थोड़ा आसानी से रख देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप y का मान निकाल लीजिए, ना कि x का। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी बच्चों, इससे जो है आपको थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए हमने यहाँ से जो है y का मान निकाल लिया बच्चों, कितना x 3x माइनस 3। तो इसी को पुट कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसको मैं सब साफ कर दे रहा हूँ। y का मान जो हमने निकाला है बच्चों, y का मान हमने जो निकाला है इसको समीकरण 2 में रख देते हैं।
y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें जब y का मान 3x - 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा y ये दिया हुआ है, इसकी जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा 3x - 3, इस y की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा 3x - 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ऐसे हो जाएगा 9x माइनस ये 3 तो पहले से दिया हुआ है, और जब इसके y का मान हम रखेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा हमारा 3x - 3, 3x - 3। ये y का मान हमने 3x - 3 को यहाँ पे रख दिया, ये 3 तो ये वाला 3 हो गया बच्चों, ये बाहर वाला 3 हो गया, और y की जगह पे हमने कितना रख दिया 3x - 3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और बराबर में हमारा बच्चों 9 दिया है ऑलरेडी, तो कितना हुआ है हमारा 9x माइनस ये 3 को अंदर जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 9x 9x माइनस का जो है 9x और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये 9। बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करना है, एक चीज़ आप गौर करके यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है हमारा 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, क्या इस दूसरे वाले इक्वेशन में इसमें बच्चों अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा 9x है तो 3x बचेगा, माइनस 3 है y है तो 1y बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। इस 3 से जब इस 9 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। यानी कि ये जो दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है ये कुछ और नहीं बल्कि पहला वाला इक्वेशन ही है बच्चों, इसलिए जो है दोनों पक्ष 0 आ गए। तो ये आपको घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 आ गया। सर ने बोला था कि एक इक्वेशन से जो है x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे तो उसमें से जो है y और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लेकिन 0 हो गया, अब कैसे निकलेगा। तो बच्चों ये हमारे दोनों के दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, दोनों के दोनों इक्वेशन कैसे हैं बच्चों, सेम है। सेम का मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही है, यानी कि समपाती रेखाएं हैं और उनके अनेकों सॉल्यूशन होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है बच्चों, इनका कोई एक हल नहीं आएगा। एक हल हमारा तभी आता है, हमने पढ़ा है कि जब वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही हैं, ये तो इस रेखाएं दोनों सेम हो गई, देख रहे हैं आप। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हमारी वही रेखा बन गई जो पहली वाली थी, यानी दोनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, तो इनका कोई हल ही नहीं आएगा। यानी कि रेखाएं कैसे हो गई, समपाती रेखाएं हो गई कुछ इस तरीके से, ये बन गई हमारी रेखा जो है बच्चों। तो इसलिए जो है इसका इनके अनेकों हल आएंगे, इनका कोई एक हल नहीं निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगी। ये घबराना नहीं है आपको कि ये क्या हो गया, 0 कैसे हो गया, ये इसीलिए 0 हो गया क्योंकि ये दोनों रेखाएं तो एक ही हो गई बच्चों, तो इनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकल के आएगा, कहीं पे काटेंगे ही नहीं एक दूसरे को तो कोई प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिलेगा ही नहीं। तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, इसके अनेकों हल हो जाएंगे, ये बात आपको समझनी है। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हमारा, ये तो देखने में बहुत ही डेंजर लग रहा है बच्चों, बहुत ही डेंजरस लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स किस में दिए हैं, पॉइंट में दे दिए, उसने दशमलव में दे दिए। अब तो भैया भारी दिक्कत हो गई, हम क्या करें, इसमें क्या करें बच्चों। क्या कुछ नहीं करना, बस हमको अगर देख के इसको डर लग रहा है, आप सॉल्व करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको डर लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे कि दशमलव हट जाए हमारा, और ये जो इक्वेशन दिए हुए बच्चों ये हमारे सिंपल फॉर्म में आ जाएँ। अगर ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि इस तरीके के फॉर्म में आ जाएंगे, तो हमको जो है इनको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इनको सिंपल फॉर्म में ही बना लेते हैं बच्चों। अब आप ये देखना है कि कैसे सिंपल फॉर्म में बनाना है इनको। हमारा जो दशमलव लगा हुआ है वो कितने अंक के बाद लगा हुआ है बच्चों, कितने अंकों के बाद जो है दशमलव लगे हुए हैं, हमको कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पक्षों में बच्चों। हर उसमें देखेंगे, हर पद में देखेंगे 1 अंक के बाद, इसमें भी 1 अंक के बाद है, इसमें भी 1 अंक के बाद है, इसमें भी 1 अंक। तो अगर पहले वाले समीकरण की बात करें बच्चों, इसका अगर हमको दशमलव हटाना है तो क्या हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो क्या हमारा दशमलव हट जाएगा दोनों पक्षों में, बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव लगा हुआ बच्चों, हमको एक ही जीरो की जरूरत है, तो हम 10 से गुणा कर। अगर 2 की जरूरत होती है 100 से कर देते, 3 की जरूरत होती है 1000 से कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला इक्वेशन ये हम दोनों में कर देते बच्चों। पहले वाले इक्वेशन में भी करना पड़ेगा आपको 10 से गुणा, और दूसरे वाले में भी, इसमें भी, क्योंकि एक ही अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है।
एक ही अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा हुआ है। तो बच्चों जब आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी दशमलव हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी, ये यानी कि ये कैसे हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13, और दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 4x + 5y बराबर 23। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये हमारे दोनों इक्वेशन कैसे एकदम सिंपल फॉर्म में आ गए, ये दोनों इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गए। अब फिर से हमको सारा का सारा वही प्रोसेस अपना लेना है, कुछ भी नया नहीं करना। किसी एक से x का मान निकालेंगे। सपोज हम पहले समीकरण 1 से x का मान निकालने पर क्या आएगा हमारा, इससे x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये 2x, ये 3y है, उधर जो है माइनस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 13 - 3y, और ये 2 इधर गुणे में है तो इधर कितने में किधर आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया 13 - 3y बटा 2। अब x के मान को क्या करेंगे बच्चों, समीकरण दूसरे में जो है रख देंगे, x का मान जो है समीकरण दूसरे में रख देंगे, और वो जो उससे जो हमको क्या होगा y की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि y का मान पता चल जाएगा। बच्चों क्या करते हैं, इसको हम इधर साफ कर देते हैं और इसका सलूशन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, x का मान जब आप इस पे रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 तो पहले से दिया हुआ है, और x की जगह कितना रखना है आपको 13 - 3y, तो हम रख देते हैं 13 - 3y और बटा 2। ये हमने रख दिया x की जगह पे, x का मान रख दिया 4x था तो ये ऐसे हो गया, और प्लस का 5y बराबर 23 है, प्लस का 5y इक्वल टू बच्चों कितना दिया हुआ है हमारा 23। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 से इसको काटेंगे, 4 को कितना आ गया 2। अब ये 2 को जब अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6y, और प्लस का ये 5y हमारा दिया हुआ है बराबर कितना हो गया बच्चों 23। क्या यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6y है प्लस का 5y, तो ये कितना बचेगा माइनस का y, और ये 26 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 26 और प्लस का 23। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो माइनस के 26 से प्लस का 23 घट जाएगा बच्चों, तो ये हमारा y बराबर माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, y की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 3। क्या किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी है? हमने जो है y का मान निकाल लिया 3, y का मान 3 निकाल लिया, इसको रख देंगे फिर से वही समीकरण दूसरे में, सॉरी इसका सिंपल फॉर्म हमने नीचे बनाया है, तो ये समीकरण दूसरा हमारा क्या है ये वाला है। इस पे जब रख देंगे y का मान बच्चों, y का मान समीकरण 2 में जब रख देंगे बच्चों तो हमारा हमको क्या पता चल जाएगा, x का मान पता चल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हमारा 3 आया, इसको समीकरण 2 में जब रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये 4x तो है ही बच्चों, 4x तो ऑलरेडी है, प्लस 5y है, तो प्लस का 5 और y की जगह कितना रखेंगे 3, y की जगह रखेंगे 3, और बराबर कितना है बच्चों हमारा 23। तो ये 5 तिहाई कितना होता है बच्चों 15, और इधर प्लस का 15 है और उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा ऐसे हो जाएगा 23 माइनस 15। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बच्चों ये प्लस के 23 में माइनस का 15 घट जाएगा तो ये प्लस का 8 बचेगा, यानी 4x बराबर हमारा 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2, 4 दूनी 8। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली 2 और 3, x बराबर 2 और y बराबर 3। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है? अब दिक्कत अगर आपको चेक करना है फिर से कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, तो इन दोनों को ये वैल्यू जो है बच्चों हमारी x और y की समीकरण 1 में रख दीजिए। अगर समीकरण 1 हमारा संतुष्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारी मेहनत बच्चों कैसी है, सार्थक है। चलिए इस पर आप रख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 2, y की कितनी है 3। तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 त्रिका 9, और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों हमारा 13 है, और इधर कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 13 इक्वल टू 13, मतलब कि हमारी मेहनत बच्चों क्या हो गई, हमारी मेहनत सार्थक हो गई, हमारा हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है बच्चों। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चों।
बच्चों देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा है पार्ट 5, ये है पार्ट 6, यानी कि ये 5वां क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां और एक क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां भाग। तो बच्चों देखते हैं 5वां भाग, ये आपको थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा होगा क्योंकि इसमें तो नई चीज़ आ गई, क्या आ गई हमारी रूट। ये आ गया बच्चों, क्या आ गया हमारा रूट। और रूट का मतलब बच्चों जहाँ पे अगर कोई भी घात ना दी गई हो, करणी की कोई भी घात ना दी गई हो बच्चों, वहाँ पे हम क्या मानते हैं, घात क्या मानते हैं बच्चों। जब कोई भी घात ना दी गई हो, यहाँ पे बच्चों उसने कोई भी घात नहीं दी, कोई भी घात नहीं दी है, यहाँ पे करणी की कोई भी घात नहीं दी उसने। और जब कोई घात ना दे तो वहाँ पे बच्चों क्या मानते हैं, करणी की घात, वहाँ पे करणी की घात 2 मानी जाती है बच्चों। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो आपको देगा, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 जो भी होगा वो आपको देगा। लेकिन अगर नहीं दे रहा है बच्चों तो वहाँ पे हम मानते हैं क्या, करणी की घात 2, यानी कि अगर उसको आप स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वो हमारा जो है रूट, उसका जो घात है करणी है वो हट जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है √2x + √3y = 0, और दूसरा दिया हुआ है √3x - √8y = 0। तो बच्चों इसमें हमको करना क्या है कि अगर आप, ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, अगर आप इसकी बात करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन देखेंगे अगर आप ध्यान से, ये हमारा रूट का 3x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रूट का 8y। क्या किसी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, √3x का जो है बच्चों स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये करनी चली जाएगी इसकी, इस स्क्वायर से इसका जो अंडर रूट जो है बच्चों वो चला जाएगा, क्या बचेगा 3x, और बराबर इधर भी हमारा रूट चला जाएगा, क्या बचेगा बच्चों हमारा 8y। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3x = क्या हो गया हमारा 8y। अब बच्चों यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8/3y। 8y कितना हो जाएगा बच्चों 8/3y। क्या किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। x का मान हमने निकाल लिया 8/3y। अब इसको रख देंगे किस पे, समीकरण 1 पे, क्योंकि समीकरण 2 से हमने निकाला है तो इसको रख देंगे बच्चों किस पे, समीकरण 1 पे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये x का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, ये √2 तो दिया हुआ था, हमने x का मान कितना निकाला है 8/3y। हमने x की जगह कितना रख दिया 8/3y रख दिया बच्चों, और प्लस का हमारा कितना है, प्लस का हमारा है √3y। तो इसको जब उस पक्ष में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, इधर माइनस कैसे आ जाएगा 3y। क्या किसी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्या करेंगे, अब दो रूट लगाया हुआ है बच्चों, तो दोनों पक्षों का फिर से क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इधर का भी रूट चला जाएगा, ये वाला रूट भी चला जाएगा, और इधर इसका भी रूट चला जाएगा, और माइनस से माइनस भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का और माइनस का स्क्वायर जो होता है बच्चों हमारा प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 8 दूनी, ये रूट हट गया और कितना बचा 8 दूनी 16/3y बराबर कितना हो गया हमारा, इधर 3y। 16/3y = हमारा कितना हो गया बच्चों 3y। तो बच्चों यहाँ से हमारा y = y आ रहा है, ये कुछ यहाँ से हमको जो है वैल्यू नहीं निकल के आएंगे बच्चों, x और y के कोई भी मान नहीं निकल के आएंगे। क्यों नहीं निकल के आएंगे? क्योंकि एक्चुअली में जब आप इनको देखेंगे तो ये रेखाएं कैसी हैं बच्चों, ये रेखाएं जो हैं एक समांतर रेखाओं के रूप में नजर आएंगी आपको। ये दोनों की दोनों रेखाएं बच्चों कैसी हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो जब अगर सॉरी एक मिनट, ये जो हमारा निकल के आया, क्या निकल के आया इधर माइनस का 16/3y = हमारा कितना आया है 3y। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू तो नहीं मिलने वाली इसमें से, y की वैल्यू 0, हमारी x की वैल्यू 0 आएगी बच्चों। तो इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से क्या कर सकते हैं बच्चों हम, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा एक्चुअली बच्चों, ये जो इसमें कोई हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि C1 C2 वाला पद दिया ही नहीं है, तो बच्चों ये हमारा आएगा क्या 0 ही आएगा, x और y की वैल्यू हमारी 0 ही आएंगी। तो एक चीज़ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है बच्चों, ये जो हमारा रूट लगा हुआ था ये केवल नंबर्स पे लगा हुआ था, ऐसे
ये एक्स और वाई रूट के बाहर थे, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा वैल्यू वैसे भी एक्स और वाई के मान जो है जीरो ही आएंगे, उससे कोई फर्क हमको ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी हमने जो है पूरे में रूट मान के इसको बस सॉल्व कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में रूट हमने मान के सॉल्व कर दिया। हालांकि बच्चों ये वैल्यू हमारी जीरो आएंगे क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म जो है कुछ है ही नहीं बच्चों, तो एक्स और वाई के जो भी आप मान रखेंगे वो पूरा कट ही जाएगा, यानी कि वाई बराबर जैसे वाई आ जा रहा है, ये वाई से वाई कैंसिल हो गया तो ये हमारा जीरो ही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा जीरो, वाई से वाई कैंसिल। एक्चुअल में अगर इसको आप नहीं भी काटेंगे तो ये अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 वाई उधर चला जाएगा, यानी कि 16 वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, 16 वाई बराबर कितना आ जाएगा 9 वाई, और 9 वाई इधर जब इसमें 16 वाई में घट जाएगा 16 वाई माइनस 9 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जीरो। तो ये 16 वाई में 9 वाई घट गया, कितना बचा बच्चों 7 वाई बराबर जीरो, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया हमारा जीरो। कुछ कैसे भी आप सॉल्व करेंगे सब एक्स वाई की वैल्यू जीरो आप आएगी, जीरो ही आएगी। वाई की वैल्यू अब आप जीरो रख देंगे इस पर समीकरण 1 पे, वाई की वैल्यू यहाँ पे आप जीरो रख देंगे तो ये रूट 2 एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर बी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर बी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों जीरो ही आएगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, ये दोनों रूट के अंदर है प्लस का, इनको प्लस जीरो कर दिया तो ये हमारा एक्स और वाई की वैल्यू जो है इन दोनों में से जीरो ही आएगी, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं दिया। आप कैसे भी करके सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी, एक्स और वाई की दोनों वैल्यू हमेशा जीरो आएंगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये रूट पूरे में लगा हो या संख्या में लगा हो या एक्स वाई में लगा हो उससे हमको मतलब नहीं है, इसके जो मान इनके जो मान आएंगे और एक्स और वाई के बच्चों वो जीरो ही आएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने बता दिया आपको, ये आप वाई कैंसिल भी नहीं करेंगे, ऐसे ही देख लीजिए, वैसे तो वाई कैंसिल आउट हो जाना है, जहाँ पे एक्स और वाई कैंसिल आउट हो जाए वहाँ का मतलब आपको समझ जाना है कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो बच्चों ये हमारा ये वाई जब 3 इधर गुणा हो जाएगा इसमें, ये 16/3 वाई बराबर 3 वाई आ रहा है, ये 3 इधर गुणा हो जाएगा 9 वाई हो जाएगा, 16 वाई बराबर 9 वाई, तो 16 वाई में से 9 वाई इधर घट जाएगा, यानी कि 7 वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा जीरो, और ये 7 जो है जब जीरो के बटा में जाएगा बच्चों तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू हमारी जीरो होगी। वाई की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, तो एक्स और वाई यहाँ पे सब जीरो के जीरो ही होगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5वां था, पार्ट 5 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो है 6, यानी फर्स्ट का 6 पार्ट बच्चों, इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 दिया हुआ है, और दूसरा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 दिया हुआ है। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में डर लग रहा है या देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है दोनों पक्ष में कि ये इसका 2 कट जाए, इसका 3 कट जाए, इसका भी 3 कट जाए, इसका भी 2 कट जाए, ऐसे ही नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर दूसरे वाले की बात करेंगे, इस पे जो है हमारा नीचे 6 दिया हुआ है, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6 भी कटना चाहिए। तो पहले ऊपर की बात करेंगे बच्चों, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6, 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में बच्चों जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 से और इधर भी 6 से, दोनों पक्षों में बच्चों हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3x/2 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा 6 × 3x/2 माइनस 6 × 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2 × 6, ये 2 तियाँ 6 हो जाएगा बच्चों, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का 12। तो ये जो पहला इक्वेशन बन के आया हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये पहला इक्वेशन आ गया। जब बात करें सेकंड इक्वेशन की बच्चों, इसमें भी नीचे x 3 और 2 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और 6 से ये भी संख्या कट जाएगी हमारी ये वाली, तो यानी कि ये 6 से दोनों तरफ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और काम हो जाएगा हमारा। तो इसमें जब बच्चों हम 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसका तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा, ये 2 आएगा, और इस टर्म भी हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 3y, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13। ये इक्वेशन बन गया बच्चों 2x माइनस 3y बराबर 13, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा उसी पे कट पिट कर दी है, ये बात आपको बता दिया है, समझ में आ गई होगी, कहीं पे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। 6 से जब मल्टीप्लाई करके आप करके देखेंगे तो यही आएगा बच्चों, अगर नहीं कोई बात समझ में आई है तो आप अपनी कॉपी में करके देखेंगे, यही इक्वेशन जो है निकल के आएगा। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, और इधर इसका जो है सोल्यूशन अच्छे से लिखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, सारा का सारा प्रोसेस हमको वैसे ही अपनाना है, कुछ नया नहीं करना है बच्चों। क्या करेंगे, फिर से x और y की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की
किसी एक इक्वेशन से और उसको पुट करेंगे इसमें किसी दूसरे इक्वेशन में। इक्वेशन हमारी निकल के आए 9x माइनस 10y बराबर -12। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, 9x माइनस का 10y बराबर -12। और दूसरा क्या है बच्चों हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है हमारा 13। ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा। सपोज आप पहले इक्वेशन से या दूसरे को ले लीजिए आप, दूसरे के बीच में छोटी वैल्यू तो थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरे इक्वेशन से यानी कि समीकरण 2 से x का मान क्या आएगा हमारा, y के पदों में क्या हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर 3y, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस 3y। और ये 2 इधर गुणे में है बच्चों, तो इधर किस में आ जाएगा, ये हमारा बटे में आ जाएगा। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए आप इसको। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 9 तो दिया ही है ऑलरेडी। और जब x का मान रखेंगे 13 प्लस 3y बटा 2, ये हमने x का मान रख दिया, प्लस सॉरी ये माइनस का 10y है, माइनस का 10y बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 12 दिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 9 कहीं से कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणा ही कर देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 13 नहीं है, कितना होता है बच्चों, 13 नहीं है, कितना होता है 117। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही बेटर है, क्योंकि जो है कॉमन लेने पे कहीं पे कॉमन मिल रही ना है, ना ही कट रहा है। तो 13 नहीं है बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा 117 प्लस 13 थे, सॉरी 9 थी 27y बटा हमारा कितना है 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 117 प्लस 27y, ये 2 से इसमें गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 हमने एलसीएम लिया है, तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 20y बराबर माइनस का 12। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 27y में माइनस का 20y घट गया, कितना बचा बच्चों ये। अब इसको 2 को भी आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस के 12 में 2 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 24, यानी कि इधर वाला पक्ष हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब इधर की बात करेंगे तो 27y में 20y घट गया, कितना बचा बच्चों हमारा 7y, इधर बचा हमारा 7y, और ये प्लस का कितना है बच्चों 117, ये प्लस का 117 है, उधर जाएगा तो माइनस का 117 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस 117 ऐसे आ गया। 7y बराबर -24 माइनस 117, तो माइनस का 24 दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 117 और माइनस का 124, 117 सॉरी 124 नहीं 24 है, 117 और 24, 7 4 11 2 1 3 1 4 और ये, तो बच्चों माइनस का 141, 7y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7y बराबर कितना आ गया हमारा 141, माइनस के साथ में है, 7 से इसको काट करेंगे, ये हमारा नहीं करेगा, पूरा पूरा नहीं कर पाएगा बच्चों, तो ये इसको क्या करेंगे y बराबर माइनस का 141 बटा 7, ये जो है बच्चों हमारी y की वैल्यू निकल के आ रही है। तो बच्चों ये हमारा वैल्यू जो है y की वैल्यू निकल के आएगी x माइनस एक सेकेंड देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है, इसको ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। इधर तो हमारा ये सही लग रहा है, इसको देखें ज़रा, जो मल्टीप्लाई किए हैं 6 से मल्टीप्लाई किए, पहला वाला इक्वेशन सही हो गया, दूसरा अरे ये मिस्टेक हो गई बच्चों, थोड़ा सा ये आप ज़रा गौर करिए, ये इक्वेशन जो दूसरा वाला दिया होगा हमारा ये प्लस में है, और इसको हमने जो है गलती से माइनस पुट कर दिया, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा एक्चुअल में, इसीलिए सारा का सारा जो है डेटा हमारा एक गलत हो गया, माइनस को जो हमने प्लस रख दिया। तो बच्चों इसको आपको प्लस रख के ही जो वैल्यू निकालनी है, थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू ये नहीं आएगी, इसको ज़रा साफ करते हैं। ये क्या आएगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हमारी माइनस में जो है निकल के आएंगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसीलिए जो है डेटा इतना बड़ा आ रहा था, तो एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं देगा, ये दे भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी वैल्यू आने के बहुत कम चांस रहते हैं बच्चों। तो इसको अगर आपको इस तरीके की वैल्यू कहीं निकल के आ रही है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जो है कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई आपसे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों, ये हम यहाँ पे प्लस था, ये दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया हुआ था वो प्लस में दिया हुआ था, पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में था, तो हमने दूसरे वाले को भी जो बच्चों माइनस में ले लेते, यहाँ पे प्लस में है। इसको जरा आप देखते हैं फिर से, ये क्या हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। बच्चों यहाँ पे हमने माइनस ले लिया था, इसीलिए जब हमने x की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पे प्लस में आ गई थी, प्लस में नहीं आएगी माइनस में आएगी। यहाँ से जब हम समीकरण 2 से जब बच्चों x का मान निकालेंगे, 2 से x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2x बराबर ये
13 माइनस का 3y आएगा, इसीलिए मिस्टेक हो गई थी बच्चों। तो ये x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 इधर बटे में आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी 13 माइनस 3y प्लस बटा 2 आएगी, ना कि 13 प्लस 3y बटा 2। हमने पहले जो है माइनस मान के निकाल लिया था, तो यहाँ पे 13 प्लस 3y बटा 2 आ गई थी, इसीलिए जो है मिस्टेक जो वैल्यू थी हमारी वो गलत आ गई बच्चों। तो अब जब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे, पहले वाले इक्वेशन में x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण में क्या है हमारा 9 और x की वैल्यू कितनी है हमारी 13 माइनस 3y बटा 2। तो रख देते हैं इसको हम 13 माइनस 3y बटा 2, और ये प्लस का माइनस का 10y हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस का 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 12। अब ये इक्वेशन हमारा जो आया, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 9 का गुणा करेंगे बच्चों 13 में, 13 नहीं है कितना हो जाएगा बच्चों 117 माइनस 13 से 9 × 27y बटा 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे 2 LCM ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा 117 माइनस का 27y और माइनस का कितना हो जाएगा 20y। ये 2 LCM जब ले लेंगे तो ये 10y है, तो बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 20y, ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 12। ये 2 का बच्चों इधर गुणा हो जाएगा जाके, तो ये माइनस के 12 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 24। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 27y और माइनस का 20y दोनों मिलके कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का कितना हो जाएगा 27 और 20 47, यानी ये हो जाएगा माइनस का 47y। ये y माइनस का 27y माइनस का 20y कितना हो गया बच्चों माइनस का 47y, और ये हमारा प्लस का 117 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 117। कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 117 और माइनस का 117 और माइनस का कितना हमारा 24, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या लाएंगे बच्चों, ये माइनस का 7 4 11 2 1 3 1 4 माइनस का 141 लाएंगे बच्चों। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 47 बराबर माइनस का 141, माइनस का 47 बराबर माइनस का 141। तो पहली चीज़ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 47y बराबर 141 बच्चों, 47 तियाँ कितना होता है हमारा 141, 47 तियाँ कितना होता है 141, 40 तियाँ 120 होता है और 7 तियाँ 21, यानी कि 47 तियाँ हमारा मिलकर कितना हो गया बच्चों 141। 47 को जब आप 141 में भाग देंगे 47 से तो कितना आएगा, y का मान आ जाएगा हमारा कितना बच्चों 3। क्या यहाँ तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। y का मान आ गया बच्चों हमारा 3, y का मान फिर से जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। x का मान क्या निकल के आएगा बच्चों, y का मान जब इसमें 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, इसको यहाँ पे थोड़ा करके बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये 9x तो है ही हमारा बच्चों, माइनस y का मान 3 रखेंगे तो 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30, माइनस 30 और बराबर कितना है बच्चों हमारा माइनस का 12। ये माइनस 30 उधर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, और प्लस के 30 में बच्चों हमारा माइनस का 12 घट गया, प्लस के 30 में 12 घट गया तो 30 में 12 घटा कितना बचा बच्चों 18, यानी कि 9x बराबर हमारा आया 18। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा बच्चों हमारा 2। क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या किसी भी भैया को यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए बच्चों। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, x बराबर 2 y बराबर 3। अगर हमको चेक करना है कि हमारे वैल्यू सही है या नहीं तो इनको चेक भी कर सकते हैं। इनका मान जो है किस पे रखेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन पे। इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करना चाहिए, पहले वाले इक्वेशन से जो मान आए हैं इनको दूसरे ये मान हमारे दूसरे वाले जो समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। अगर सही है तो संतुष्ट करेंगे बच्चों। देख लेते हैं रख के, x बराबर क्या है हमारा 2 और y बराबर 3। x बराबर जब 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये कितना हो जाएगा 4। इसको यहाँ पे कर देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा ऐसे। x बराबर जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और y बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, और बराबर कितना दिया है बच्चों हमारा 13 है। 9 4 कितना होता है 13 बराबर 13, यानी कि ये मान जो है बच्चों ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि ये मान सही है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये जो सोल्यूशन थे क्वेश्चन के आपको समझ में आए होंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इनके सारे जो है पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो भी हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे वीडियो आपको जो है टाइम से मिलते रहेंगे और आपको जो है
ये टॉपिक कोई छूटेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है बच्चों। तो ये काम आपका है, हमारी मेहनत के बदले आपको इतना तो करना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है इसके आगे को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।